सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ज़रा इकॉनमी की बात कर ले तो हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के बायस सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया भर की अगर स्टॉक मार्केट्स की बात की जाए, इकॉनमीज़ की बात की जाए तो इंतहाई डिस्टर्ब है, शदीद मंदी का रुझान देखा गया। और दूसरी तरफ यहाँ पर महंगाई में भी इजाफा हो रहा है रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ। तो आवाम को दोहरी मुश्किलात हैं कि एक तो रोज़गार में कमी वाक़ हो गई है लॉकडाउन के बायस, तो और ज़्यादा परेशानी में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शराज अहमद हमें अपडेट करेंगे कराची से, जबकि फजल तवाब हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले शराज बताइएगा, स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है, ट्रेंड्स क्या हैं इस वक्त और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि हम देख रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल जवाल का शिकार थी और 28,000 पॉइंट की सतह पर भी हमने इसे ट्रेड होते हुए देखा। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो है स्टॉक मार्केट को कुछ सहारा मिला और हमने देखा कि रवां हफ्ते मार्केट 32,000 पॉइंट की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा गया। पूरे हफ्ते अगर हम मवाजना करें तो सिर्फ 25 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई और स्टॉक मार्केट एक 32,800 पॉइंट की सतह पर जो है वो मुस्तहकम रहा। इसी के साथ साथ इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में जो है वो जबरदस्त गिरावट देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 3 रुपए सस्ता होकर 160 रुपए 75 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा गया, जबकि ओपन मार्केट में इसके वाज़ेह असरात नजर आए और 5 रुपए कमी के बाद इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर 159 रुपए 50 पैसे की सतह पर जो है वो आ चुका है। सेक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। ऑयल की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में खासी कमी देखी गई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो गिरती हुई कीमतें उसका इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर पर भी देखा गया। इसी तरह फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सीमेंट सेक्टर, तमाम तर सेक्टर्स में जो है वो जो गिरावट का सिलसिला था उसमें अब कुछ बेहतरी देखी जा रही है और हमने देखा कि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 32,800 पॉइंट की सतह पर जो है वो बंद हुआ है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है स्टॉक माहिरीन के मुताबिक कि कुछ बेहतरी की उम्मीद देखी जा सकती है, क्योंकि अब शेयर्स की खरीदारी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में तेज़ी का रुझान बरकरार रह सकता है। जी तो खुशाइन बात यह है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, जो कि अच्छी बात है। और हमारे साथ रहेगा शिराज। हम रुख कर रहे हैं कोयटा का, जहां हमें फजल तवाब ज्वाइन कर रहे हैं। फजल, तो बताइएगा, रमज़ान की आमद हुई तो फौरी तौर पर हम देखते हैं कि सब्जियां, दालों की कीमतों में इजाफा हो गया, गोश्त, चिकन खास तौर पर बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है। क्या रेट्स हैं इस वक्त और पहले क्या थे? देखिए, इस तरह है कि कोयटा में सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ी है, मगर इसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश, फ्रूट और गोश्त की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो गया है। आटे के फ़ी किलो जो 50 किलो का तेला है वो उसमें 150 रुपये से 200 रुपये के इजाफे के साथ 24 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चाय की पत्ती में 150 रुपये से 200 रुपये के इजाफे के साथ 1000 और 1050 रुपये फ़ी किलो चाय की पत्ती फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह चावल और दालें जो मुख्तलिफ है, छोले, चने और दीगर जो दालें हैं उसमें भी 20 से 25 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। और हैरानकुन बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि गोश्त की कीमतों में होश शरबा इजाफा और लोगों को हैरान कर दिया है कि 20 किलो जो गोश्त का बड़े गोश्त की कीमत है उसमें तकरीबन कोई 150 से 200 रुपये के इजाफे के साथ 600 साढ़े 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो छोटा गोश्त है बकरे का और दुम्बे का गोश्त वो 900 रुपये में रमज़ान मुबारक से कबल फ़रोख्त किया जा रहा था, मगर अब वो उसके फ़ी किलो जो है वो 1100 से लेके 1250 तक जो है ना फ़ी किलो बकरे और दुम्बे का गोश्त पहुँच चुका है। इसके अलावा जो फ्रूट है, ख़ास तौर पर माल्टा और सेब, वो दुकान यहाँ पे जब हमने रेडी बांध से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है उनकी जानिब से जिन्होंने जो है ना स्टोर में माल काफ़ी अर्से से छुपा के रखा था और आहिस्ता आहिस्ता माल जो है जो ख़ास तौर पर माल्टा और सेब है वो निकाला जा रहा है, मगर गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज के रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। गुज़िश्ता रोज़ माल्टे का जो क्रेट था वो 1500 से लेके 1700 रुपये तक था और आज सुबह जो मंडी में जो रेट पूछा गया है तो 2200 से लेके 2400 रुपये तक इजाफा हो गया, मतलब 400 से 500 रुपये माल्टे के फ़ी क्रेट में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं।
कहीं किसी दुकान पर भी अशिया खुर्दनोश हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, गोश्त की दुकानें हो, वहाँ पर हमने सरकारी लिस्टें जो हैं वो नहीं देखी है। रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ है और आज सुबह भी मैंने मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया और इस वक्त भी मैं सब्ज़ी मार्केट के सामने ही खड़ा हूँ जैंट रोड पर। यहाँ पर किसी किस्म की जो सरकारी लिस्टें हैं वो नज़र नहीं आ रही है, ना ही अशिया खुर्दनोश की दुकानों में नज़र आ रही है। हमेशा ही ऐसा होता है फजल तवाब के हुकूमत की तरफ से बातें तो होती हैं कि ऑनलाइन भी लिस्टें दे दी जाएंगी और लिस्टें वैसे भी दे दी जाएंगी, तो आवाम से भी कहते हैं कि आप जब जाएं तो उन्हीं रेट्स पे लें, लेकिन जब खरीदार कैसे खरीदेंगे जब वो बेचने को तैयार ही नहीं होंगे। लोगों का रिस्पांस कैसा है ओवरऑल? लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं इस महंगाई में? लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि पिछले 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है जिसकी वजह से बेरोज़गारी और कारोबार ठप होकर रह गया है, मगर जो महंगाई है वो उसकी सूरत हाल भी जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पूरा दिन जो यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए थे उसके बायस से लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि लोग दर दर के खाने पे मजबूर हो गए और उनका हैरान थे कि वो कहाँ जाएं और किसके पास जाएं। तो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हर साल रमज़ान अल मुबारक में खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाता है, लिहाजा इस मरतबा हम अपील और मुतालबा करते हैं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस पहले से ही हम मुश्किलात से दो चार है, लिहाजा रमज़ान में खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ पहुँचा सके। खसूसी पैकेजेस के ऐलान तो बहुत होते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि अमल दरामद किस हद तक करवाया जाता है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब, आपने हमें अपडेट किया। शहराज अहमद, आपने स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपना बाल रखिए। और दूसरी तरफ अब जब इकॉनमी की बात करते हैं, ये जो अभी फजल ने भी कहा कि पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस का ऐलान किया गया। अब जो कोरोना केसेस की तादाद है वो भी बढ़ रही है, इजाफा होता जा रहा है। चैलेंजेस ना सिर्फ हुकूमत के लिए बढ़ रहे हैं और हुकूमत और अवाम की जो मुश्किलात हैं वो दोनों के लिए इजाफा हो रहा है। तो अब इस वक्त मईशत को कैसे संभाला देना है, कैसे सहारा देना है, दूसरी तरफ जो महंगाई पर काबू पाने का चैलेंज है वो भी अपनी जगह है। हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। शकील रामे साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज महंगाई पे भी करेंगे, पैकेजेस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक और अच्छी खबर ये आई कि रवा माली साल पाकिस्तान के करंट अकाउंट का जो खसारा है वो 7 अरब 51 करोड़ 7 लाख डॉलर्स तक कम हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फायदा क्या होगा और किस हद तक जो इकदामात हैं वो करना होंगे? खुर्रम शहजाद साहब। जी देखें, जब भी आपके करंट अकाउंट में कमी आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ जो है ओवरऑल ट्रेड जो है, तिजारत जिसे कहते हैं दुनिया के साथ, उसमें कमी होती है। और साथ साथ जो है आपका जो डॉलर्स होते हैं, जो जिस करेंसी में आप दुनिया के साथ डील करते हैं तिजारत में, उसमें जो है वो उसकी डिमांड में कमी आती है। और ये हुआ है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो करेंसी है, यानी कि हमारी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, वो डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर में बेहतरी आई है। और ये हमारी माशी हालत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसकी वजह से फिर हमारे यहाँ महंगाई में भी कमी होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से हमारे जो कर्जे हैं जो हम बाहर दे दुनिया के साथ, दुनिया को जो कर्जों की अदायगियाँ होती हैं उसमें फिर कमी आती है। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और साथ साथ देखें इसके नुकसान भी हैं। उसके नुकसान इस तरह से हैं कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि आप जो बाहर यहाँ पे जो भी माल बना के बाहर दुनिया को बेचते हैं, उसमें भी कमी आती है। और ये पूरी दुनिया में हुआ है, क्योंकि दुनिया की मईशत नीचे जा रही है ये कोरोना वायरस की वजह से। और साथ साथ एक और बड़ा नुकसान ये है कि जो रेमिटेंसेस हैं, यानी कि जो हमारे भाई बहन बाहर के मुल्कों में काम करते हैं और अपने फैमिलीज को वहाँ से फिर मेहनत करके पैसा वापस भेजते हैं, उसमें कमी की तवक्को है। क्योंकि आपने देखा है जो ऑयल है उसकी कीमतों में जो है बड़ी काफ़ी कमी आ गई है। और जो हमारा ज़्यादातर मजदूर तबका है वो जो है वो आपके मिडल ईस्ट में है। और मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर ऑयल जो है वो बेच के अपने जो है वो तिजारत करते हैं और जो है वो पूरी कोशिश चलाते हैं। तो हमारे यहाँ बस ये है कि कुछ खतरात भी हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने देखा होगा अभी तो दुबई में थोड़ा सा ऐसा खुलना शुरू किया है आज से, बट ओवरऑल मिडल ईस्ट में भी लॉकडाउन है। और ज़्यादातर बेचारा जो तबका जो सफ़र करता है, जो जिससे मुश्किलात का शिकार होता है, जो वो बेसिकली
मजदूर तबका है। तो लगता यही है कि अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोरोना की वजह से यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ी बड़ी मईशतें इस वक्त कोलैप्स कर गई हैं। तो जहां पर हम ये बात कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब से, शकील रामे साहब, कि ये जो खसारा कम हुआ है, अब बात यह है कि इमरान खान साहब का कहना था कि हम ऐसे इकदामात कर रहे हैं कि आगे जाके 3 से 4 महीने पहले उन्होंने ये बात कही थी कि 3-4 महीने के बाद इकॉनमी की सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी और हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक आ गया, ये एक बिल्कुल अलग केस है। कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ, और क्या वाकई इन फोकस था जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे थे, हुकूमत की तरफ से स्टेप्स लिए गए? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इस वक्त वो सारी की सारी डिस्टर्ब हुई हैं, जिसकी वजह से इंटरनेटिव ट्रेड के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमारी जो लोकल डिमांड थी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि हमने फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए बनानी थी, स्पेशली एसएमई सेक्टर में, वो भी ऑलमोस्ट ठप हो चुके हैं क्योंकि हमारी एसएमईज बंद हो रही हैं। इसलिए जो लार्ज प्रोडक्शन सेक्टर था उसको भी जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी कम हुआ क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन के असरात हैं। तो इसको अगर हम देखें कि बड़े पैमाने में देखें, 2-3 माह से दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट आना था वो जाहिर बात है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे आना था। तो यही मुझे तो ये अभी लग रहा है कि हम डाटा को डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ इम्पैक्ट है। मगर अभी जो कि आप तायराना नजर में आप देखती हैं तो हमें ये नजर आता है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ट्रेड डिसरप्शन हुई है। और अभी हम क्या कहते हैं कि हमारा ये $7 बिलियन की $7 बिलियन हम कहते हैं नीचे आएगी हमारी इंपोर्ट। तो अभी हमने ये भी देखना है हमारी एक्सपोर्ट कितनी नीचे आएगी। अभी तो हमने जो कि लास्ट मंथ देखा था, हम कह रहे थे 50% हमारी एक्सपोर्ट कम हो सकती है, इस मंथ कितनी कम होगी। तो हमें इन पूरे बैलेंस को देख के चलना है। कभी सिर्फ एक फिगर को लेके बात कह देना कि जी हमारी इंपोर्ट कम होगी है इतनी ज्यादा, इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं। जी हमें इसको अभी पॉलिसी को देखना है। अभी इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अपेरेंटली और डेफिनेटली ये भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट है। सही। तो खुर्रम शहजाद साहब, अभी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है, और $5 तक डॉलर में भी कमी हुई है। इसकी वजूहात एक तो क्या है, और दूसरी बात ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है इस वक्त? देखें, जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है उसकी वजूहात ये है कि हमारे यहाँ अब जो डॉलर की डिमांड है उसमें थोड़ी कमी आई है क्योंकि इम्पोर्ट्स में कमी आई है, और साथ साथ जो है जो कर्ज़जात की अदायगियाँ हैं उसकी बात हो रही है कि उनको डिले कर दिया जाएगा। यानी कि दुनिया के जो G20 ममालिक हैं, जो अमीर तरीन या जो दुनिया को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, जो खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, अपने जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू कर्ज़जात भी देते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी अच्छा खासा है। पाकिस्तान पूरे एक साल में तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर की जो है कर्ज़जात की अदायगियाँ करता है, जो बैरूनी होती है, सिर्फ बैरूनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि उसमें हो सकता है 20%, 30% थोड़ा सा ज्यादा इस पे जो है हमें हो सकता है रोक लिया जाए कर्जा, या फिर आगे कुछ मजीद फॉरवर्ड कर दिया जाए, यानी कि 6 से 8 महीने, 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए आगे कर दिया जाए। यानी कि हमें 1.5 साल तक शायद कर्जात ना देने पड़े। एक तरफ हमारे जो टैक्सेस हैं वो कम हो गए हैं काफी हद तक, और दूसरी तरफ जो अखराजात हैं उसमें काफी इजाफा हो गया है। तो हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो इस तरह के आउटफ्लोज होते हैं, यानी कि जो जिससे डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की, उसमें कमी आई है। फिर आप देखें कि जो हज और उम्रे की खासकर बात हो रही है, हज का सीजन भी आगे आएगा, इसमें हो सकता है कि इस मरतबा डिलेज हों या ना हो। कि इसमें ना उम्रे की भी बात अगर करें तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2 मिलियन अफराद, 20 लाख अफराद से ज्यादा पिछले साल जो है उम्रे पे सिर्फ गए थे, और तकरीबन इस साल जो हज का कोटा था वो 2 लाख अफराद का था। तो इसका अगर आप एक तखमीना लगाएं, तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर, तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तो इसी से जो है वो निकल जाता है। यानी कि लोग जो है वो जाते हैं उम्रा हज पे और उसकी वजह से पैसे जाते हैं। उसके अलावा ट्रैवल है, उसके अलावा फिर और बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से डॉलर पहले निकलता था, अब डॉलर की डिमांड कम हो गई है। और उसके साथ साथ ये देखें IMF ने 1.39 बिलियन डॉलर भी दिया है, और वो इसलिए दिया है कि जल्दी से हमें पैसे मिले और अपना रिलीफ जो है वो कर सकें। तो देखें, डॉलर की डिमांड में कमी और उसकी सप्लाई में इजाफा कह सकते हैं इसको, इसकी वजह से आपके यहाँ जो है वो रुपये में जो है वो उसकी कदर में बेहतरी हुई है, और आगे जाते हुए भी लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी रहेगी। इसका एक फायदा यह है कि हमारे यहाँ महंगाई में कमी होती है, हमारे यहाँ कर्ज़जात की अदायगियाँ जो बाहर देनी होती है उसमें जो है कमी आती है, और ओवरऑल जो है आपकी इकॉनमी में थोड़ी सी बेहतरी आती है।
सही। अच्छा शकील रामे साहब, पावर सेक्टर और आईपीपीज के हवाले से जो है ना वो खासी बात हो रही है, तहकीकात भी हो रही हैं, वजीर आजम ने भी पावर सेक्टर को ये असल मसला करार दिया। अब ये बताइएगा कि ये जो पावर सेक्टर है वो किस तरह मुल्क की मईशत को मुतासर कर रहा है? अच्छा, पावर सेक्टर आने से पहले मैं डॉलर पे एक छोटी सी बात को ऐड करना चाहूंगा। इस वक्त जो कि अमेरिका में हो रहा है कि उन्होंने कभी जो बहुत ज़्यादा वो डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं ताकि वो जो उनका एक उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है मोर देन 2 ट्रिलियन का, उसको अकोमोडेट कर सके। उनके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है। इस दफ़ा ये होगा कि यानी पहले जब वो डॉलर प्रिंट करते थे तो उनकी बैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी, मगर इस दफ़ा वो बैकिंग स्ट्रांग नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि अभी जो उनका बॉन्ड था उसकी जो यील्ड है वो नेगेटिव में जा चुकी है। जब बॉन्ड की यील्ड नेगेटिव में जाती है तो आपकी करेंसी की जो कि स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये इसका भी एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा कि जब वो डॉलर की कीमत ऑटोमेटिकली उधर लो होना शुरू होगी तो हमारे जो कि रुपये की वैल्यू है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब पावर सेक्टर की आप बात कर रही हैं, देखिए पावर सेक्टर तो आप जिस चीज़ को भी देखें, हमारी जो इंडस्ट्री पावर पे चलती है, हमारे डोमेस्टिक पावर पे चलता है, हमारा ऑफिस पावर पे चलता है, तो पावर का जो सेक्टर है वो तो एक इंतहाई अहम सेक्टर है। अब बात यह है कि उसको रेगुलेट कैसे करना है। अब इसमें जो हमारी प्रॉब्लम होना शुरू हुए थे ये 1993-4 से शुरू हुए थे कि जब यकदम ये हुआ था कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जी कि हम जो है कि फॉसल फ्यूल की तरफ चले जाएंगे और फॉसल फ्यूल में आईपीपी को लेके आए। इसमें 2 तरह के नुकसान हुए हमें। एक तो यह कि उस वक्त जो हमारा हाइड्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी थी वो काफी ज्यादा थी, उसका शेयर मोर देन 60% था। अब ये जो फॉसल फ्यूल का जो कम था, अब हुआ ये कि हमारा जो सारा फोकस है कि वो फॉसल फ्यूल की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज की इशू आना भी शुरू हो गए, हमारे एमिशंस बढ़ गए, हमारे और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। और दूसरी साइड पे हमारा जो रेवेन्यू था, मगर देख रहे हो जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे वो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स था। अब जो कि हम फॉसल फ्यूल से पैदा करते हैं इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसपे हम देखते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो एक पैसा है कि वो हमारे ऑयल की और अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट पे लग जाता है। अब ये 2 तरह के नुकसान हुए। अब ऊपर से ये वजह प्राइवेट सेक्टर को लेके आए तो आपने उसको इतनी मराहत शुरू से देना शुरू कर दी दुनिया में कहीं नहीं थी। फिर जो प्राइवेट सेक्टर को लेके आप जो भी इश्यूज नजर आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है अभी इसकी आईपीपी की, उसमें कि कहीं ओवर बिलिंग हुई है, कहीं पर कैपेसिटी ज्यादा शो करके कम प्रोड्यूस करके पैसे लेने की कोशिश की गई है, कहीं पे कुछ किया गया है। अब फिर कहीं पे वो टैक्स रिलीफ बहुत ज्यादा ले गए हैं अगेंस्ट जितना उनका बनता था। अब इस तरह के बहुत सारे मसाइल इकट्ठे हुए हैं जिस वजह से हमें नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं इस पावर सेक्टर में। मगर चैलेंज गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? अब चैलेंज ये होगा कि आया कि वो इतने पावरफुल माफिया को हाथ डाल सकेंगे कि नहीं डाल सकेंगे, या अगर क्या ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से इन लोगों ने बेनिफिट किया, कि या ये लोग इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट किया पॉलिसी को। अब यहाँ पर फंडामेंटली में देखना पड़ेगा। मैं जिस तरह शुगर में देख रहे थे तो जहाँ पर उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी हमने तो उस हिसाब से लिया है, तो हमने तो जाकर पॉलिसी नहीं बनाई थी, ये तो गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाई थी। इसी तरह अब हमें आईपीपी का भी ये देखना पड़ेगा जब उसकी रिपोर्ट पूरी पब्लिश होती है कि आया कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो क्या ये कंपनीज के साथ मुआहदे रिन्यू हो सकते हैं, रिव्यू हो सकता है इन पे? अब देखें ये डिपेंड करेगा कि किस कंपनी के साथ किस तरह का मुआहदा किया है। मतलब जब कि लास्ट टाइम जब उसके बाद आईपीपी जो 90s में ये क्राइसिस आया था तो पाकिस्तान कहना रिव्यू करेंगे, उनका नहीं जी हमने तो गारंटी दी, अब रिव्यू नहीं कर सकते। अब देखना पड़ेगा कि ये जो वाली जो चीजें जो मुआहदे हुए आईपीपी के, क्या इसमें ये शिक्के शामिल थी, क्या हम रिव्यू कर सकते हैं कि यहाँ हमने उनको गारंटी दी है नहीं जी आपका ऐसे ही चलेगा, आप पैदा करें या ना करें आपको आपके बिल की अदायगियां होती रहेंगी। ये में वो मुआहदे देखने पड़ेंगे। ठीक है, सही है। तो खुर्रम शहजाद साहब, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि जैसे भी आपने भी ट्रैवल इंडस्ट्री की बात की जैसे, और दूसरी जगहों पर हमने देखा कि तेल की जो ज़रूरत है वो भी कम हो गई है, इस्तेमाल भी कम हो रहा है। तो जब ख़रीद कम होगी तो फिर बचत का मार्जिन भी यकीनी तौर पर कम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान किस हद तक उठा सकता है, या हमें कोई एज सच इतना बड़ा एडवांटेज नहीं हो रहा है? देखें इसमें एडवांटेज कैसे हो रहा है कि एक तो हम जो है वो तेल की कीमतें जब नीचे आती हैं तो गवर्नमेंट जो है उन तेल की कीमतों को जो है वो आगे कंज्यूमर को जो है पास ऑन करती है, यानी कि कंज्यूमर की जो कीमतें होती हैं पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की, उन सब कीमतों में जो है वो कमी की जाती है। और इसमें एक और हिस्सा ये होता है कि अगर कमी ना हो तो जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट को एडिशनल चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और आपके यहाँ जो है वो तकरीबन 120 रुपये है, तो वो जो 20 रुपये का फर्क होता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो गवर्नमेंट दो तीन तरह के टैक्स जो है वो वसूल करती है। एक तो जो है पेट्रोलियम लेवी चार्ज करती है पेट्रोल पे, डीजल पे, और उसके अलावा जो है सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज करती है। इस तरह से अगर गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करती तो या तो टैक्स
उसके बाद चले जाते हैं और पास ऑन करती है तो उसके टैक्स में कमी आ जाती है और उसकी जो है वो एक आम आदमी को जो है वो सस्ता पेट्रोल मिलता है या डीजल मिलता है। अभी जो पिछले 1.5 से 2 महीने में जो कमी आई है वो काफी हद तक है और उसके हिसाब से अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो एक अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 24 रुपए बनते हैं जो गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है 24 रुपए पिछले महीने के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में, यानी कि 24 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है, तकरीबन 30 रुपए के लगभग डीजल की कीमत में जो है वो कमी आ सकती है। लेकिन देखिए इसमें फिर होता यह है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जो हम IMF प्रोग्राम में भी हैं और IMF भी आपसे ये कहता है कि आप जो है वो टैक्स वसूल करें। लेकिन अभी अच्छी बात है कि IMF ने ये कहा है कि आप जो है फॉर द टाइम बीइंग प्रोग्राम को होल्ड पे रखें और आप अपना जो है वो रिलीफ पर काम करें और जो आपको सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और वो आपने देखा, मैंने जैसे पहले कहा कि तकरीबन को 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो मिला भी है फौरन। वो एक अलग बात है कि वो भी कर्जा ही है और उस पर भी जो है वो कंडीशन है, सब कुछ है। लेकिन ये होता है कि आपके पेट्रोल की कीमतें हैं वो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन अगर, और मैं एक और चीज बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पिछले 45 दिन की एवरेज प्राइस होती है जो अगले 1 महीने के लिए जो है फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आज अगर पेट्रोल जो है $20 हुआ है तो अगले दिन से ही गवर्नमेंट जो है उसको $20 गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं या गवर्नमेंट उसको हिसाब से देख रही है या हमें $20 का ऑयल मिल रहा है। ऑयल की कीमत में और ऑयल के यहाँ तक पहुँचने में एक अच्छा लगता है, तकरीबन 20 से 25 दिन 30 दिन कभी ज्यादा भी लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्राइस का फर्क नजर आता है। लोग ये समझते हैं ज्यादातर कि आज अगर ऑयल गिरा है तो कल से ही उसका फौरन से इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आने वाले महीनों में, यानी कि अगर 1 मई से गवर्नमेंट कुछ जो है वो हिस्सा इसका जैसे मैंने कहा 24 रुपये अगर बनते हैं तो हो सकता है 10 रुपये दे दे, 15 रुपये कम कर ले या उससे भी कम कर ले, अपने टैक्स को भी बचाए, तो ये हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली प्राइस का फायदा अगर कट आता है तो वो आवाम को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज ये कि हमारे यहाँ अभी जो है ऑयल की डिमांड आधे से भी ज्यादा गिर चुकी है, तो शायद हम इतना इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। वैसे भी इम्पोर्ट पर बैन है आपके क्रूड ऑयल पे, और जिसकी वजह से हमें शायद जो है वो बहुत ज्यादा फायदा इसका ना। लेकिन प्राइस का असली फायदा होता है क्योंकि प्राइस तो हमारे पास इंटरनेशनली आती है, जो भी इंटरनेशनल प्राइस चलती है। सही है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। दूसरी तरफ शकील अहमद साहब, अब ये जो FBR कह रहा है कि मार्च में इनकम टैक्स की जो वसूलियां हैं उसमें 500 अरब रुपए के हदफ के बरस 300 अरब रुपए रहे हैं, अब मजमूई तौर पर इस पर कितना फर्क आएगा? अब देखिए, ये तो अभी देखना पड़ेगा कि कितनी पहले के और लोग जो हैं कि वो जॉब से फारग होंगे। जो इनकम टैक्स का मेजर शेयर आता था वो तो हमारा जो सैलरी तबका था उससे आता था। अब वो उसमें देखना पड़ेगा कि हमने भी एनालिसिस किया था कि जो सिर्फ SME सेक्टर से अराउंड अबाउट 1 मिलियन जॉब्स थी जो लोगों के जॉब से फारग हुए थे। अब अगले नेक्स्ट फ्यू मंथ, 1 और 2 मंथ में देखना पड़ेगा और कितने लोगों से फारग होते हैं या इकोनॉमी रिवाइव होती है। अगर तो इकोनॉमी रिवाइव होती है, लॉकडाउन ओपन होता है, तो हो सकता है कि ये जो उनका हदफ है इसमें चीजें के इजाफा हो जाए, वो इसमें ज्यादा कलेक्शन कर सकें। अगर इकोनॉमी इस तरह लॉकडाउन रहता तो हो सकता है इसमें ज्यादा और इसमें कमी और ज्यादा कमी हो। और वो देखना पड़ेगा कि कितनी जो सैलरीड क्लास है वो कितनी इसमें से इम्पैक्टेड होती है, एक चीज। दूसरा, फिर जब वो जॉबलेस क्रिएट होती है, साथ ही जाहिर बात है इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो वो भी एक प्रोड्यूस कर रही थी जिससे इनकम टैक्स के कुछ आ रहे थे, रेवेन्यूज आ रहे थे, जिसके रिलेटेड कुछ और इंडस्ट्री चल रही थी। मतलब आप देखें ना कि अगर आपने कपड़ा ही बनाना है तो उसके लिए 10 इंडस्ट्री साथ और चल रही होती हैं। फिर जाके उसमें आपका यानी कि वीविंग है, उसके आपके स्पिनिंग है, उसमें आपके कॉटन का ट्रेडर्स है, उसमें फिर उसका क्या कहते हैं कलर का है, सो नंबर ऑफ थिंग्स। अब ये सब मिलते तो चलता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन कब तक खत्म होता है। अगर तो लॉकडाउन जो चलता भी जैसा भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, तो दुआ करेंगे जब ये जितना एक्सटेंड किया इसके बाद गवर्नमेंट खोल दे। अगर और भी चलता है तो हमें ज्यादा एक तो लॉकडाउन यहाँ है, एक तो दुनिया भर में और भी लॉकडाउन है ना, तो उसकी वजह से अभी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो रकम भेजेंगे उसमें तारीखी कमी आएगी। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे ब्रेक लेते हैं। और बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ फौरी तौर पे बढ़ना है, तो ब्रेक लेके हाजिर होते हैं।